चलो ठीक है। सो आज स्टार्ट करेंगे हम क्या, CDS और FCAT की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ज्योति और डिम्पल, तुम दोनों तो इस बार पहली बार दोगी ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है हमें। ठीक है, निहारिका ने भी फर्स्ट में क्लियर कर लिया, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है, CDS को स्टार्ट करते हैं हम। पहले स्टार्ट करेंगे हम FCAT से, हम कहाँ तक पहुंच गए थे। FCAT वाले बैच में जो लोग हैं, हमने मैथ्स जो है वो 98% तक कंप्लीट कर ली है, थोड़े बहुत और है वो करने हैं। ठीक है, आज से मैं क्या करना शुरू करूंगा, तुम्हें पूरे फुल फ्लैश जो पेपर आए हुए हैं ना, वो ग्रुप में डालना शुरू कर दूंगा, ताकि तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है ना मैथ्स के, वो निकालना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। नेक्स्ट GK का जो है वो अब PDF वगैरह में डालना शुरू कर दूंगा ग्रुप के अंदर, जितना पढ़ना है। पर GK पे हैवीली रिलाई मत करना है FCAT में। ठीक है, बेकार होती है, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। मैं CDS का पेपर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, पर FCAT का पेपर प्रिडिक्ट करना बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है उसमें। ठीक है, और उसमें पढ़ना भी GK बेकार है। इंग्लिश हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है, 3-4 दिन में हो जाएगी, इतनी है इसमें FCAT में। बाकी रीजनिंग हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ये भी 4-5 दिन की है, तो 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर हमारा पूरा FCAT का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, FCAT में तुम क्लियर हो जाओगे 100%, अगर तुमने मैथ्स प्रैक्टिस किए तो। सिंपल। चलो आज बात करेंगे CDS की। ठीक है, क्योंकि वो हमारी स्पेशलाइजेशन है, CDS। ठीक है, तो सिंपल, जैसा कि तुमसे बात हुई थी थोड़े दिन पहले, तुम्हारा तो चल रहा है ठीक। चलो, इंग्लिश वी हैव GK पेपर एंड मैथ्स पेपर। ठीक है, CDS इतना ही है। CDS के अंदर इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस, GK में 120 क्वेश्चंस, मैथ्स में 100 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 0.833 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन राइट पे, इसमें भी 0.33 एंड इसमें 1 नंबर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन राइट होने पे। नाउ पहले स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश पेपर से, इंग्लिश पेपर को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, इंग्लिश पेपर जो है CDS का, वो 80% रीडिंग बेस्ड है। बताता हूँ कैसे। 20% ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, वो भी बताता हूँ कैसे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग बेस्ड सेक्शन से। ठीक है, ये हमारा CDS का पेपर का पैटर्न है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश फर्स्ट आता है हमारे PQRS स्मॉल। ठीक है, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आते हैं। PQRS लार्ज, जो थोड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं इनमें से, दोनों में से। सिंपल। देन 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे एरर। ठीक है, ये आते हैं एरर के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करीबन हमारे आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, POS। ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। देन हमारे वो प्रपोजिशन भरने वाले क्वेश्चन आते हैं, क्लॉज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्लॉज टेस्ट आते हैं 10। सिंपल। एंटोनिम आते हैं 10। सिनोनिम्स आते हैं हमारे, सिनोनिम्स ये हमारे आते हैं 10। ठीक है, 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, प्लस हमारे साथ में आते हैं कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं हमारे पास में 10 क्वेश्चंस। सिंपल। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेज। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके क्वेश्चन आते हैं 10। और कभी किस्मत खराब रहती है तो एक्टिव पैसिव भी आ जाता है। ठीक है, ये ज्यादा नहीं, एक बार पेपर में देखा था मैंने इसे, एक्टिव एंड पैसिव। नरेशन ऑफ द वॉइस नहीं आ रहा, हाँ, चेक बताता हूँ मैं क्या आ रहा है। नरेशन ऑफ द वॉइस आता है वैसे, जो क्या नाम से ज्योति आता है। नरेशन ऑफ द मैसेज जो था ना, नरेशन वाले क्वेश्चंस आए थे 2019 में, आए थे शायद सेकंड पेपर में। तो मैं क्या है, सेफ साइड में रहने के लिए हर बार कर लेता हूँ उसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी नरेशन वाला, मतलब लास्ट 4-5 पेपर में तो नरेशन नहीं देखा मैंने, एक्टिव पैसिव। फिर भी आते हैं, अगर हुआ है कभी पास्ट के अंदर कुछ चीज आई है ना, तो उसके आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए। लेकिन ये ठीक है, आते भी हैं, नहीं भी आते हैं। नहीं तो ओवरऑल आपका पेपर ये रहता है पूरा। ठीक है, इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस नाम से भी आ जाता है कभी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं।
सिंपल, इससे ज्यादा आपका पेपर कहीं नहीं जाता इंग्लिश का। चलो अब इंग्लिश के पेपर को एनालाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्मॉल PQRS। स्मॉल PQRS मोस्टली दे रहे हैं 10 से 12, 10 से 12 भैया, अब तो बस 12 टाइप्स मोस्टली दे रहे हैं, 10 से 12, हाँ यही होता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, 12 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये 12-13 सारी टाइप्स है। तो स्टार्ट करते हैं PQRS से स्मॉल। इसमें आपको ग्रामर की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नो ग्रामर इज रिक्वायर्ड टू डू PQRS। क्या चाहिए मैं बताता हूँ। PQRS करने के लिए ना स्मॉल वाले, आपकी सिर्फ रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर रोज रीड कर रहे हो ना, ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है, ठीक है, दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है, साथ के अंदर आपको और भी बेनिफिट्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगे पर हो रहे हैं, जैसे कि आप रीडर बन जाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो बुक्स पढ़ने से थोड़ा डर लगता है ना, कि नई किताबें उठाने में डर लग रहा है, कि कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, वो सारी डर हट जाता है, क्योंकि रीडिंग ही अटका रही है वो सब चीजें, ठीक है, किसी को रीडिंग की हैबिट नहीं होती है तो सिंपल। तो ये PQRS जो है ना स्मॉल, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। लार्ज भी सेम है। लार्ज में क्या है, लार्ज के अंदर सिर्फ सिंपल सा लॉजिक ये है कि लार्ज के अंदर एक सेंटेंस होता है ना, उसके ऐसा होता है पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं जैसे एक सेंटेंस बना रहा हूँ कि मैं घर गया, पहले घर गया, घर पे मैंने बैग रखा, बैग रखने के बाद मैं ऑफिस गया और ऑफिस जा करके वहाँ पार्टी थी, सिंपल। तो इसी को जंबल करके दे देगा कि पहले पार्टी थी, फिर बैग रखा, घर गया, ये गया वो गया। तो एक सीक्वेंस ढूंढना है आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें भी आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? रीडिंग प्रैक्टिस की, ठीक है, इसकी जरूरत है। इसमें भी आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। तो जो सेकंड लार्ज PQRS है ना, ये भी ओनली रीडिंग बेस्ड है, सिंपल। थर्ड आते हैं एरर पे, ठीक है। एरर जो है टेंसेस और प्रैक्टिस प्लस रीडिंग, सिर्फ इतना सा खेल है ये, ठीक है। टेंसेस में क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसमें एरर में वो आते हैं, वर्ब के क्वेश्चंस आते हैं कि वॉज वर इज लगा देगा, वो उसमें कुछ गलती होगी बस, कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, वॉज वर क्यों नहीं आना चाहिए था, उसके कारण क्या है, 10 मिनट का पूरा है अगर खुद पढ़ोगे तो, और किसी के थ्रू पढ़ोगे 1 घंटा लग जाएगा पढ़ने में, बट इतना ही है इसमें, और प्रैक्टिस है सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे, प्रैक्टिस कैसे हेल्प करती है, जैसे कि कुछ चीजें वापस रिपीट होती है, जैसे अ फ्यू क्या होता है, फ्यू क्या होता है, लिटिल क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ये आपको पता लग जाती है प्रैक्टिस के साथ में। प्रैक्टिस के लिए क्या, 10 साल के जो पेपर है ना पुराने, उठाओ और क्वेश्चन जितने भी हाथ से निकाल लो, मेरी गारंटी है 9 क्वेश्चन ठीक करके आओगे, सिंपल। ये हो गया एरर की बात, ठीक है। तो एरर में क्या है, रीडिंग है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, अब जैसे मैं बोलते बोलते अगर का को की बोल दूंगा ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड को आदत है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज सुनने की और प्रोसेस करने की। इसी तरीके से जब न्यूज़पेपर रीड करोगे ना, माइंड को आदत लग जाएगी इंग्लिश को, मतलब ऑटोमेटिकली आगे लाइन प्रेडिक्ट करते हैं, हम एक एक वर्ड को ध्यान से थोड़ी पढ़ते हैं, ऊपर से निकलते हैं, वर्ड की शेडो देख के पता लग जाता है, उसकी सैल्यूट देख के हमें पता लग जाता है, ओके ये एरर बनेगा। इसलिए अगर स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होती है ना, आपका दिमाग पढ़ते हुए चलता है, सिंपल। तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। हमें हिंदी की प्रैक्टिस है, इंग्लिश की नहीं है। न्यूज़पेपर रीड करो, इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में ये जो एरर के क्वेश्चंस है ना, इसको आंसर मतलब स्टेटमेंट को एक बार कंप्लीट पढ़ते ही पता लग जाएगा, ओके इस पार्ट में गलती है। और तुम्हारे को तो पर्टिकुलर गलती थोड़ी पॉइंट आउट करनी है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से डी तो नो एरर होता है, 3 ऑप्शन में से एक निकालना होता है कि कौन से में गलती है, ठीक है। तो एरर इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस में हम और बता देंगे मतलब कैसे इसको अप्रोच करते हैं, सिंपल। तो एरर क्वेश्चंस जो है वो टेंसेस बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है और रीडिंग बेस्ड है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। चलो नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये जो है ये ग्रामर बेस्ड पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है। इंटेंस इसमें भी ग्रामर बेस्ड क्या है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इंटेंसिफायर्स क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पता है, और आपने इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए कि कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। मेरी गारंटी है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं नहीं अटकेगा, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन जो है ना, इसमें थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, एरर में और PQ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट क्या है? क्लॉज टेस्ट इज नथिंग बट एक सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल है, उस न्यूज आर्टिकल में से इज हटा दिया, आर हटा दिया, बीच में से अलोंग हटा दिया, ठीक है, दो हटा दिया, ये सब चीजें बीच में से हटा दी। तो वही होता है जब आप रीड करते हो ना न्यूज़पेपर, एक फ्लुएंसी बनती है, ठीक है, जैसे जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हो आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली आगे वाले वर्ड्स प्रेडिक्ट करता है रीडिंग के अंदर, ठीक है। तो एक बार आपकी रीडिंग हैबिट ऐसी होगी ना, फ्लुएंटली आप रीड कर पा रहे हो न्यूज़पेपर को, मेरी गारंटी क्लास कहीं नहीं अटकता, सारे क्वेश्चन ठीक थे मेरे क्लास के, आज तक सारे क्वेश्चन ठीक है इसमें, ठीक है। दूसरी अप्रोच एक और है, लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। पूरा क्लास टेस्ट इज बेस्ड ऑन रीडिंग, ठीक है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्या नाम से ग्रामर, ठीक है। ये चीज गांठ बांध के रख लो। अलोंग कहाँ यूज होता है, दो कहाँ यूज होता है, थ्रू कहाँ यूज होता है, अंडर कहाँ यूज होता है, ओवर कहाँ यूज होता है, इसका यूज आपको तब पता चलेगा जब आप इसको यूज कर रहे होंगे, और आप यूज कब कर रहे होंगे, जब आप रीड कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्लॉज टेस्ट इज ऑल अबाउट रीडिंग। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ये तो वैसे भी ग्रामर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है रेगुलर रीडिंग हैबिट्स का, ठीक है। अगर एक कोई आदमी है, कोई भी इंसान है जो प्रिपेयर कर रहा है, अगर उसकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी है, ठीक है, वो फोकस कर रहा है ना अगर अंडरस्टैंडिंग पे, जैसे न्यूज आर्टिकल है, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि आज मैं इस न्यूज आर्टिकल को पूरी तरह से समझूंगा, ठीक है। तो उस केस में है ना, ऑटोमेटिक सी बात है, जब तक आपको एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं आते ना, आप समझ नहीं सकते। तो दिमाग ना फोकस कहाँ करने लग जाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करने लग जाता है। एंटोनिम सिनोनिम्स तो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक याद होते हैं, सिंपल। मैं सारे करके आता हूँ, मुझे पता है। एंटोनिम सिनोनिम्स बहुत इजी आते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स, सीडीएस का मतलब ये नहीं कि आपसे वो पूछ रहा है कि आप शशि थरूर हो या नहीं, ठीक है। सीडीएस का मतलब ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बस इतना सा चेक कर रहा है वो। आपकी पूरी जो एसएसबी प्रोसेस है वो भी यही चेक कर रही है, ठीक है, कि बंदे के अंदर नॉलेज है या नहीं है, अवेयरनेस है या नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है? अवेयरनेस बेस्ड आते हैं। मुझसे पूछा था इंटरव्यू में, लास्ट 7 डेज की न्यूज क्या है, सिंपल। तो वो कब पता होती है? जब मैं न्यूज में पढ़ रहा हूँ। यही तो पूछ रहा है वो। उसमें से पूछ लेगा कि 3 इंटरनेशनल बताओ, 4 नेशनल बताओ, 2 नेशनल बताओ। फिर अगर आपने नेशनल न्यूज बता दी, उसके बाद में फिर वो आपकी नॉलेज और टेस्ट करेगा, जैसे कि आपने अभी बता दिया ये फार्मर्स मूवमेंट खत्म हुआ, तो पूछ लेगा फार्मर मूवमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो। तो आपको न्यूट्रल एडवाइस देनी है कि सर पॉजिटिव एस्पेक्ट चाहिए थे, नेगेटिव एस्पेक्ट चाहिए थे। तो वो एस्पेक्ट्स वगैरह वो सब कहाँ से पता चलते हैं? न्यूज़पेपर से, सिंपल। वो भी रीडिंग बेस्ड है। और एसएसबी भी रीडिंग ही चेक कर रहा है आपकी, ठीक है। एसएसबी में आप हिंदी में भी बोल देते हो ना कुछ वर्ड्स, तो चल जाते हैं, ठीक है। उन्हें पता है सबकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, बट स्क्रीनिंग में इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश होती है तो, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला सेक्शन है, वो भी रीडिंग बेस्ड है, ठीक है। क्या बचता है? कॉम्प्रीहेंशन। क्या ये ग्रामर बेस्ड है क्या कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट एट ऑल ग्रामर बेस्ड। ये किस बेस्ड है? रीडिंग बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। जिसकी रीडिंग अच्छी है, जिसके अंडर जो न्यूज को अंडरस्टैंड कर रहा है ना, ही विल नेवर फेल इन कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं ना, क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, ठीक है। पढ़ लिया, उसका स्टेटमेंट पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने पूरा पैसेज भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी उसका आंसर नहीं आ पा रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने एंटोनिम सिनोनिम्स निकालने में इतना फोकस कर दिया कि हमने अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे कभी वर्क ही नहीं किया। न्यूज इज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स ये सब बाय प्रोडक्ट है। मैंने कभी मतलब फोकस नहीं किया एंटोनिम सिनोनिम्स पे, पर ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है। न्यूज़पेपर में से जितनी नॉलेज निकाल सको ना, वो निकालने की कोशिश करो। आर्टिकल्स में तो मैं वैसे भेज देता हूँ ग्रुप में, जो अच्छे हैं, जो फालतू के नहीं है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करो, उससे जनरल अवेयरनेस भी बढ़ेगी, प्लस एंटोनिम सिनोनिम्स का भी काम हो जाएगा। बता रखा है ना एंटोनिम सिनोनिम्स कैसे निकालने, प्लस आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, अवेयरनेस बढ़ जाएगी। एसएसबी में है ना, ऐसे मुंह बंद करके नहीं बैठे रहोगे। फिर कोई किस्मत ही खराब है अगर आपकी स्लिप के अंदर मेरे जैसे टॉपिक आ जाए। जैसे मेरे टॉपिक्स आए थे, नेट न्यूट्रलिटी आया था, इंडियन बाबूज आया था, और 2 और ऐसे आए थे कि कोई कर ही नहीं। हाँ, आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी आया था एक, ठीक है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता था, पर किसी के बारे में सब कुछ नहीं पता था। सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, न्यूज़पेपर बेस्ड है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज डन। नेक्स्ट कम्स इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है? रोज जो हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, जैसे कि बैक ऑफ, ठीक है, और क्या नाम से, कैरी फॉरवर्ड,
कैरी अवे, टेक अवे, ये सारे जो वर्ड्स है ना हम न्यूज़पेपर में वैसे भी यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है, सारे वर्ड्स न्यूज़पेपर में आते हैं इडियम्स के। फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस में आ गया कोई कहावतें, मतलब जिस यूज करते हैं हम, जैसे एवरी डार्क क्लाउड्स हैव अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है? ये सब चीजें एक बार पढ़ने की है सिर्फ। ये भी ग्रामर बेस्ड नहीं है, रीडिंग बेस्ड ही है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, मैं तो इडियम्स फ्रेजेस पढ़ के भी नहीं जाता मैं तो ऑप्शन देख के पता लग जाता है। ऑप्शन जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उन 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे गए बीते होते हैं कि आप खुद ही काट दोगे। ठीक है, पता लग जाएगा। देन लास्ट में रह जाता है आपके 2 ऑप्शंस, इनमें से एक ऑप्शन ठीक है, एक गलत है, और आपको इन दोनों ऑप्शन में से सिर्फ पता करना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है। 9 क्वेश्चन ठीक करके आया था इडियम्स फ्रेजेस बिना पढ़े। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक्टिव एंड पैसिव ये ग्रामर बेस्ड है, पर ये कभी कभी आता है, किसी किसी, एक ही बार देखा मैंने 2019 सेकंड के अंदर। ठीक है, 2019 सेकंड पेपर में इडियम ये थे, एक्टिव एंड पैसिव नरेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, उसके अलावा ये भी नहीं देखे मैंने बाद में, पर ये ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रामर बेस्ड के बाद में आता है फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये भी उसी पेपर में थे 2019 सेकंड में, या फिर 2020 था, कोई पेपर था इंग्लिश का, उसमें थे एक्टिव पैसिव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब स्टैंडर्डाइज हो चुका है पेपर, तो अब ये मैंने देखे नहीं वापस रिपीट होते हुए। कॉम्बिनेशन भी कुछ नहीं था, कॉम्बिनेशन मीन्स 2 सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, रमेश बोल देगा रमेश, बीच में डैश छोड़ देगा, एंड दिस एंड दिस एंड दिस, डिटर्मिनर्स का भैया, प्रीपोजिशंस, डिटर्मिनर्स, ये सब तुम्हारे काम में आते हैं कहाँ पे? पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और कहीं काम में नहीं आते। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, ये तुम्हारा कोई 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है कि वहां पे डेफिनेशन पूछ रहा है, व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज डिटर्मिनर्स। नहीं, ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना 10, उनमें पूछेगा वो कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर्स है, इंटेंसिफायर है। उस टाइम पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल। तो पता करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, पिछले साल के पेपर ले लो। ठीक है, उनमें जो जो चीजें पूछी गई ना, एडजेक्टिव क्या होता है, साथ में पार्ट्स ऑफ क्या, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो जो चीजें पूछी गई है ना, सिर्फ वो चीजें पढ़ लो, उसकी डेफिनेशन पढ़ लो, होता क्या है ये पता रहना चाहिए। उसके अंदर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि द डिटर्मिनेंट कहाँ पे यूज, सॉरी एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होगा, ये कहाँ पे यूज होगा। ये छोटी छोटी चीजें, दावा का तो पता रहता है सबको क्या है। बाकी पाथ फाइंडर है ना जो सीडीएस की जो आती है, उसके अंदर साफ दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कैसे डेफिनेशन सही, तो बहुत डिटेल में दिया हुआ। ठीक है, इंग्लिश कोई थ्योरी कंप्लीट करना चाहे ना 10 दिन, इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स में टाइम लगता है क्योंकि वो प्रैक्टिस बेस्ड चीज है। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे हैबिट्स, इसकी हैबिट लगेगी आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। एक कुछ चीजें होती है जो हैबिट से बनती है, तो एंटोनिम सिनोनिम्स रट के याद नहीं होते हैं, हैबिट से याद होते हैं। सिंपल। कॉम्बिनेशन, लास्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन में आपको बीच में वो कंजंक्शन प्रीपोजिशन कुछ गायब करके दे देगा, नीचे ऑप्शन में भी लिख देता है कि ये जो है इनमें से कौन सा है, तो आपको पता लग जाएगा। बट कहाँ यूज होता है, अलोंग कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें जो है, एंड कहाँ यूज होता है, बिटवीन कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से वैसे ही पता लग जाती है, ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट होगा। नहीं होता है तो पाथ फाइंडर के अंदर ऐसे कैसे दिए हुए बट कहाँ यूज होता है, एंड कहाँ यूज होता है, तो वो सारी चीजें हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ 80% जो पेपर है ना वो रीडिंग बेस्ड है। कुछ नहीं चेक कर रहा है वो, रीडिंग एबिलिटीज चेक कर रहा है आपकी। 20% पेपर जो है वो आपकी ग्रामर चेक कर रहा है, और ग्रामर भी कोई डिटेल में चेक नहीं कर रहा है। सिंपल। सो ये इंग्लिश का हाल है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? पीक्यूआरएस में तो नहीं आएगी, छोटे वालों में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत कम लोगों को आएगी। ठीक है, जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से उनको आती है। ठीक है, पीक्यूआरएस में भी आती है। हिंदी मीडियम वालों को तो सब में आएगी। देखो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इंग्लिश पेपर कुछ अलग ही है। ठीक है, पर जो इंग्लिश मीडियम से है ना, उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सब चीजों में। पीक्यूआरएस क्या है? कुछ भी नहीं है ये। इसको तो प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, वहां देखते सेंटेंस, अगर तुम न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हो ना तो भी हो जाता है। बड़े वाले पीक्यूआरएस से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार सीक्वेंसिंग, अपने खुद के आइडियाज बना, मतलब कैसे अप्रोच करेंगे वो सब चीजें। एरर की प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है एरर की 2 दिन में, बस फिर प्रैक्टिस ही लगती है।
साथ में एरर, PQRS, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस बेस्ड है। रीडिंग, अगर न्यूज़पेपर रीड करते रहोगे प्रैक्टिस होती रहेगी, सिंपल बात है। देन उसके अलावा हमारे जितना भी सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी प्रैक्टिस बेस्ड है, बस थोड़ी बहुत ग्रामर। ठीक है, देख लिया हमने पूरा इंग्लिश पेपर। बस यही है आपका इंग्लिश पेपर सीडी इसका। तो इंग्लिश में अगर किसी का स्कोर 60 to 70 के बीच में है ना, तो वो सेलेक्ट होने के बहुत लायक है। ठीक है, मैं तो मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 60-70 अगर आप इसमें, मतलब 60 से 70 के बीच में, मेरे इस बार 67.5 थे मार्क्स। ठीक है, तो अगर वो भी तब जब मैं ग्रामर नहीं पढ़ के जाता। ठीक है, तो अगर कोई 65 प्लस ला रहा है ना, दैट इज इनफ इन इंग्लिश। कोई शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं, बट प्रैक्टिस में आपका स्कोर 80 होना चाहिए, तब जाकर के आपका 5% गिरेगा या 5% प्लस होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। निहारिका का भी था 80 था, लेकिन उसके ज्यादा है ना नंबर, क्योंकि या तो आपका रिजल्ट जो है प्रैक्टिस से प्लस जाएगा 5% या फिर माइनस जाएगा 5%, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मैंने बताया था प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बायजूस पे जाना, वहाँ पे सारे पेपर दिए हुए हैं, क्यों मुझे तंग करोगे, वहाँ पे सब दिया हुआ है। ठीक है, प्रोफेशनली बनाए हुए पेपर है इंग्लिश के, और प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, काफी सारे क्वेश्चन बाकी एग्जाम से भी लिए हुए हैं। बाकी पैटर्न तो सेम रहता है सब में, एरर के क्वेश्चन सेम रहते हैं, सब चीजें सेम रहती है। तो वहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। किसी को फॉलो करने से अच्छा है उसे फॉलो कर लो, प्रैक्टिस करो वहाँ पे दबा के। इंग्लिश का स्कोर मॉक टेस्ट जो होते हैं वहाँ पे, उसमें अगर आप 80 ला रहे हो ना, 80 प्लस या 80 के करीबन, यू आर मोर देन सफिशिएंट टू गो। ठीक है, इंग्लिश पेपर के अंदर। बाकी जो है टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट भी, जिसकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी है ना, मैं बताता हूँ, 1.5 घंटे पेपर हो गया था इंग्लिश का, कुछ का कंप्लीट ही नहीं हुआ 2 घंटे में भी। वो फर्क कहाँ पे आता है? वो फर्क आता है सिर्फ रीडिंग, उसमें फ्लुएंसी पे, कितना फ्लुएंटली आप पढ़ पा रहे हो सेंटेंसेस को। कोई बंदा है वो 1 सेकंड में एक लाइन निकाल देता है, कोई बंदा है कि मतलब कोई वर्ड मिल गया उसको अटक गया, फिर उसने 3 सेकंड ले लिए, तो 3 सेकंड जो है 3 गुना हो जाता है लास्ट तक टाइम बनता बनता। छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स जो है, मिस स्टेप्स मिल करके कंट्रीब्यूट कर देते हैं, आपका 2 घंटे में भी पेपर नहीं होता। तो वो गलती किसकी है? रीडिंग हैबिट्स की गलती है वो, कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिंपल। तो इसलिए कहता हूँ 3 से स्टार्ट करो, 3 आर्टिकल तो मैं भेजता ही हूँ, इसको बढ़ा के 5 कर लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इंग्लिश मींस रीडिंग न्यूज़पेपर, और कुछ नहीं। और बाकी प्रैक्टिसिंग, जो भी आपके पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, जैसे कि PQRS है, प्रैक्टिस कर लिया 1-2 दिन, अपने आप पता लग जाएगा कि अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है इसमें। एरर है, एरर प्रैक्टिस कर लिया 1-2 दिन, उसके बाद में ये भी लगेगा ओके, जीके इज कंप्लीट, सॉरी इंग्लिश इज कंप्लीट। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके साथ में भी यही होगा, 1-2 दिन किया, खुद को लगने लगेगा ओके मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये इंग्लिश बहुत इजी है। ठीक है, इजी पेपर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलो अब मेन पेपर की बात करते हैं, जैसे बोलते जीके। ठीक है, कंटिन्यू रखना। ज्योति डिम्पल, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो कंटिन्यू रखना प्रैक्टिस, जो भी वहाँ पे क्लासेस में हमने बताया था सब सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर पहले से प्रेडिक्टेड था, साइंस सेक्शन पूरा का पूरा 32 क्वेश्चन आए थे सीधे, करंट अफेयर्स में से 14 क्वेश्चन सीधे आए थे। ठीक है, तो तुम्हारे भी आएंगे। पॉलिटी इस बार इतनी गंदी थी कि कोई कर ही नहीं पाया, पर अब पॉलिटी के भी क्वेश्चंस बनेंगे 13-14। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जीके पेपर बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूँ तुम्हारा जीके पेपर क्लियर है, क्योंकि किसी का भी फेल नहीं होता अपने ग्रुप में से। ठीक है, अगर एक का भी होता ना तो मैं मान लेता ओके, पढ़ाने में कहीं गलती थी। तो जीके सेक्शन तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इंग्लिश पे। बताया ना कैसे फोकस करना है, उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, जीके सेक्शन जो नए हैं पहली बार, मतलब मेरे से CDS के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके लिए जीके सेक्शन क्या है? जीके में हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, और हमारा आता है साथ में करंट अफेयर्स आते हैं, और इकोनॉमिक्स आती है, साइंस आती है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं 20 करीबन, पॉलिटी के आपके 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी आपके 22 क्वेश्चन तक देख रखे हुए हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। करंट अफेयर्स 15 से लेकर 28 क्वेश्चन तक देख रखे हैं मैंने, पर मिनिमम 15। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के वेरी करते हैं 10 क्वेश्चन तक, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस 30 क्वेश्चन। ये आपका पूरा जीके पेपर है CDS का। ठीक है,
इसके अंदर एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ठीक है, 3 में डिवाइड हो जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ में दिक्कत ये है ना कि हिस्ट्री का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। पहले हिस्ट्री आती थी नॉट अटेम्प्टेबल। नॉट अटेम्प्टेबल मींस कि आप कुछ भी कर लो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसका कोई सोर्स नहीं होता। पहली चीज एक होती है सोर्स। सोर्स मींस जहां से आप पढ़ सको। सोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वहां से पेपर आना चाहिए, नहीं तो पढ़ के क्या करोगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है सोर्स से पेपर आ गया तो उसके बाद पेपर किस टाइप से आ रहा है, पैटर्न, ठीक है। और तीसरी चीज होती है हमारी प्रैक्टिस, जो हम याद करते हैं, मेमोरी में होनी चाहिए। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब चीजें आपकी मेमोरी में होनी चाहिए, उसे बोलते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। ये 3 चीजें होती है। तो इसका सोर्स जो था ना, ये गायब था हिस्ट्री का कुछ टाइम पहले तक, आज से 3-4 पेपर पहले तक। इसलिए मैं सबको मना कर देता था डू नॉट डू हिस्ट्री। बट लेटेस्ट ट्रेंड ये चल रहे हैं कि लास्ट 3-4 पेपर जो मैंने दिए हैं इसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है। अटेम्प्टेबल क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। छुपे हुए हैं एनसीईआरटी में, पर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो पहले से प्रिडिक्ट कर रखे थे, वही आए, ठीक है। मार्क कर रखे थे ऐसे कैसे कि सीडीएस में आएंगे, वो क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गए। जैसे जहानाज ऑटोबायोग्राफी जो है वो, उसका नाम क्या था, बाकी दातागंज बख्श क्या है, ये सब चीजें, ये डायरेक्ट फैक्ट्स फैक्ट्स आते हैं सीधा हिस्ट्री में से। तो अब हिस्ट्री जो है अटेम्प्टेबल आना चाहिए। पर हिस्ट्री में भी मैं बता देता हूँ, डू नॉट डू एंशिएंट। मिडिएवल भी अगर टाइम है तो निपटाना, नहीं हो तो छोड़ दो। मॉडर्न हिस्ट्री डू इट, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू अस। क्यों? मॉडर्न हिस्ट्री में से 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट अटेम्प्टेबल आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। जैसे इस बार वो था परियर वाला क्वेश्चन था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो किसने इनिशिएट किया था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। वो डायरेक्ट मैं हाईलाइट कर, मतलब स्टेटमेंट टाइप बता दूंगा, यहीं से आएगा पेपर। मतलब इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तीनों करवा दूंगा स्टेटमेंट टाइप, बहुत शॉर्ट में समझा करके, ठीक है। ये हिस्ट्री है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सिर्फ मॉडर्न करना और कुछ नहीं करना। कोई और स्पेशल बुक है? सुधांशु, सिंपल स्टिक रहना हिस्ट्री में, 6 to 12 एनसीईआरटी। नो बिपिन चंद्रा, नो स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरी बताती है चीजें आपको, है ना, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करेगी, ठीक है। स्पेक्ट्रम हो गई वगैरह वगैरह, सफिशिएंट है। देखो 12th में 3 किताबें हैं, पास्ट फर्स्ट, सॉरी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। 3 पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट, सेकंड पार्ट है मिडिएवल एंड थर्ड पार्ट है आपका मॉडर्न। सिर्फ मॉडर्न करनी है 12th में। थर्ड पार्ट, पार्ट थर्ड। और क्लास 8 एनसीईआरटी आती है, वो भी मॉडर्न है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जो कर रहा है वो सिर्फ क्लास 8 एनसीईआरटी पढ़ना और क्लास 12 एनसीईआरटी पढ़ना है, और कुछ नहीं करना। तो हिस्ट्री का ये है। हिस्ट्री में हिस्ट्री इज लास्ट प्रेफरेंस, क्योंकि इकोनॉमिक्स की तरह रखो इसे। क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल अब आने लगे हैं, बट अभी भी इसको रिजिडली आप नहीं ले सकते कि ये आपको स्कोर दिलाएगी। हिस्ट्री इज नॉट अ स्कोरेबल सब्जेक्ट, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, ठीक है, फिर भी अच्छा दे जाएगी। 6-7 का भी स्कोर अच्छा ही होता है, तो अगर टाइम है तो पढ़ लो। पॉलिटी इज ए स्कोरेबल सब्जेक्ट। इस बार पेपर थोड़ा मतलब पैटर्न झटके देता है ना, वो पैटर्न झटके देते हैं इस बार, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। स्टार्ट हुआ था आईएएस से, आईएएस में करंट अफेयर्स झटके दे गए थे। सीएपीएफ आया था उसके बाद में, असिस्टेंट कमांडेंट, उसके अंदर हिस्ट्री ने झटके दिए थे। हिस्ट्री का पेपर पैटर्न चेंज था, ठीक है। तो हिस्ट्री ने झटके दिए थे, प्लस इस बार सीडीएस में पॉलिटी ने झटके दिए थे। अब पहले कौन सा आ रहा है, सीडीएस आ रहा है, तो इस बार साइंस झटके देगी। साइंस के लिए रेडी रहना, इस बार एग्जाम दे रहे हैं ना जो भी। अब जो एग्जाम आएगा ना सीडीएस वाला, उसमें साइंस झटके देगी। तो ये था हमारा साइंस का, सॉरी, ये पैटर्न है, ठीक है, झटके देने का। पॉलिटी ने झटके दे दिए, इस बार पॉलिटी झटके नहीं देगी। 13 से 14 क्वेश्चन जो है वो कोई भी आराम से कर सकता है, सीधे नोट्स दे दूं, मतलब बता दूंगा। वैसे मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं लगभग, पर यूट्यूब पे क्या है, बाकी कुछ चीजें जो नहीं डाल रखी वो भी देखेंगे, हम डाल देंगे। स्टार्ट, ये जो है
पॉलिटी, ये तो मैं रटा दूंगा, इतना शॉर्ट में रटा दूंगा ना कि 1 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा पॉलिटी का। इतना ही लगता है मुझे, 1 दिन लगता है पूरी पॉलिटी कंप्लीट करने में, 3 घंटे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्रिस्प शॉर्ट जो पढ़ना है, जो एग्जाम में आ रहा है, नॉट ओनली इन सीडीएस बट सीएपीएफ, सारे पेपर करवाए थे मैंने, ठीक है, और सारे पेपर सॉल्व भी किए थे लोगों ने। ज्योग्राफी बहुत इजी आती है, बट ज्योग्राफी जो है वो फैक्ट बेस्ड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ठीक है। तो हम अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा वर्क करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी में। किसी को अगर ज्योग्राफी करनी है, ओनली डू 11th एनसीईआरटी और 10th एनसीईआरटी। 11th में 2 एनसीईआरटी हैं और 10th के अंदर 1 एनसीईआरटी है, कंप्लीट कर लो, सारे क्वेश्चंस आएंगे। फैक्ट्स पे मत जाना, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है पूरी ज्योग्राफी, तो अंडरस्टैंड करने में ज्यादा करना है। ये बाकी फैक्ट बेस्ड है, पॉलिटी पूरी फैक्ट बेस्ड है। आर्टिकल 368 है, तो वो क्या करता है, वो तो पूरा फैक्ट ही है ना, उसको उसके अंदर अंडरस्टैंड करके क्या कर लोगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आर फैक्ट बेस्ड, पूरे फैक्ट बेस्ड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पूरे प्रिडिक्टेड आते हैं, ठीक है। मैंने आज तक जितने भी एग्जाम दिए हैं ना, सब में 14-15 करंट अफेयर्स कर ही आता हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस एबिलिटीज अच्छी है, तो मुझे पता लग जाता है पेपर में क्या आ रहा है और क्या आने वाला है। इस बार भी प्रेडिक्ट किए थे, 14 क्वेश्चन प्लस थे, ज्यादा थे, पर हाँ ठीक है, सीएपीएफ वाले में चले गए थे कुछ क्वेश्चन। तो ये प्रिडिक्टेबल आते हैं करंट अफेयर्स, तो इसकी तो आप लोगों को टेंशन ही नहीं लेनी, ये तो सीधा है स्पून फीडिंग। हाँ ठीक है, बता देंगे, डोंट वरी, अंशु बता देंगे। तो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स सीधे 10 से 15 क्वेश्चन है। इस बार भी आए थे, लोगों ने पढ़ा जिन्होंने, वो बहुत अच्छे करके आए हैं, फैक्ट बेस्ड है। नेक्स्ट बचता है हमारा लास्ट, इकोनॉमिक्स, सॉरी सेकंड लास्ट, इकोनॉमिक्स। मत पढ़ो अगर तुम कॉमर्स से हो तो, कॉमर्स से नहीं हो तो, ठीक है। कॉमर्स वालों को तो वैसे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइंस वालों बिल्कुल मत पढ़ना। न्यूज़पेपर रीडिंग में ध्यान दोगे ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में न्यूज आ गई कि फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, तो अगर आप न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग में फोकस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप आगे नहीं जाओगे जब तक आपको फिस्कल डेफिसिट का मतलब नहीं पता होगा। और जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है ना आपका, उसके अंदर यही पूछेगा वो कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। जैसे कि रेलवे का है तो व्हाट मोनोपोली जो है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, काफी न्यूज चल रही है उसकी, ठीक है। तो रेलवे जो है वो मोनोपोली है, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है, किसी को पता है तो पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, तो उसे ऑटोमेटिक पता है कि रेलवे इज ए मोनोपोली। तो इन दैट केस इकोनॉमिक्स, किसी को रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, न्यूज़पेपर बेस्ड है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है उसकी मीटिंग्स होती है, तो उसके बाद में अगले दिन न्यूज आती है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी, ज्यादा कर दी, उनका असर क्या होता है, सब न्यूज़पेपर में ऐसे कैसे बताया हुआ होता है। कोई न्यूज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो रही है ऑटोमेटिक, ठीक है। नो नीड टू डू इकोनॉमिक्स अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो। कॉमर्स वालों को तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको पता है बहुत इजी आ रही है। साइंस 8th, सॉरी 9th 10th एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें सीधे सीधे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। लास्ट में मतलब जब मैंने 6 दिन में पूरी करवाई थी ना साइंस, उस टाइम पे मैंने नोट्स दे दिए थे। नोट्स क्या है, नोट्स सिर्फ एक, हाँ 1 घंटे अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ लिए, वो जो नोट्स थे वो पढ़ लिए होते, तो 32 क्वेश्चन सीधे करके आता, ठीक है। और करके भी आए लोग, कोई भी फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो साइंस इज ऑल 9th and 10th, बट इस बार प्रेडिक्शन है कि ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। इस बार साइंस हटके देगी, जो ओवरली डिपेंडेंट है ना साइंस पे, वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कि साइंस इस बार करंट देगी, क्योंकि हिस्ट्री दे चुकी है, पॉलिटी दे चुकी है, करंट अफेयर्स भी दे चुके हैं आईएएस के अंदर। बचता साइंस है, साइंस है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तो क्या ही झटके देगी, ज्योग्राफी हमेशा ही झटके देती है, तो जियो के चांसेस कम है, साइंस के चांसेस बहुत ज्यादा है कि झटके देगी। साइंस और तो जो साइंस बेस्ड अपना अप्रोच रखता है ना कि मैं साइंस के क्वेश्चन इतने कराऊंगा, वो थोड़ा बच के रहना। इस बार 11th 12th से भी क्वेश्चन आएंगे, सिंपल। तो साइंस जो है वो होगी हमारी, इतना ही है, ठीक है। 11th 12th में भी तुम्हें सब नहीं पढ़ना है यार, उसमें डेरिवेशन इतने सारे हैं। मैं 12th से साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे पता है, आधी किताब तो डेरिवेशन है, थ्योरी बहुत कम, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, रीड करके थ्योरी निकालनी है उसमें से। 2 दिन लगते हैं, सिर्फ 2 दिन, अगर आप रीडर हो तो। रीडर नहीं हो तो फिर आप साल भर में भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो किताबें, ठीक है।
तो इस बार ये है पूरा मामला। और तुम्हें बताता हूँ लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट किस तरह से डिसाइड होता है। अगर तुम 60 से 70 नंबर लेकर के आ गए ना इंग्लिश में, तुम्हें कितने नंबर लाने हैं जीके में? जीके में 40 मिनिमम ले आओ, ठीक है? ये सेफ स्कोर लेके चलते हैं जीके के अंदर। 40 मिनिमम मींस क्या होता है? 40 मार्क्स के लिए कितने लाने पड़ते हैं मुझे? 40 12 6 52 करीबन क्वेश्चन जो है मुझे राइट करके आने हैं, सब कुछ काट कटा के, ठीक है? कि मुझे 52 क्वेश्चन सब काटने के बाद में इतने क्वेश्चन तो मेरे राइट होने चाहिए। तो अटेम्प्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी? अटेम्प्ट होना चाहिए 60 टू 70 के बीच में, अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, दैट इज गुड। और अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अटेम्प्टिंग की पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस्ड है, ठीक है? किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है पेपर को, उससे क्या है, रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी 0.0000 रह जाती है, बिल्कुल एकदम रॉन्ग नहीं आएगा बिल्कुल भी, पेपर आप पूरा करके आओगे, ठीक है? सिंपल। तो ये करके आने हैं आपको 52 क्वेश्चंस राइट। 52 क्वेश्चंस राइट कैसे होते हैं? पॉलिटी 13 क्वेश्चन राइट कराया आप, ठीक है? मिनिमम बोल रहा हूँ ये तो मैं। ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन कोई भी कराता है, 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? 22 में से इसमें 15 टू 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये आप कर पा रहे हो। करंट अफेयर्स सीधा है, ये तो 15 से 14 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन कोई भी कर लेता है, ठीक है? अगर वो किसी अच्छे सोर्स को फॉलो कर रहा है तो, ठीक है? नेक्स्ट आपके आता है साइंस। साइंस में 20 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं 30 में से, बिल्कुल इजी, ठीक है? तो इनको भी प्लस कर दोगे ना आप, तो भी आपका स्कोर ना 52 प्लस जा रहा है, 60 करीबन पेपर जो है, मार्क्स क्वेश्चन जो है आपके वैसे भी राइट हो रहे हैं। सो इट मींस यू विल गेट सेलेक्टेड, अगर आप इसको भी फॉलो कर रहे हो, इस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर रहे हो तो। नेक्स्ट, टाइम इतना है ना हमारे पास में कि हम हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन कोई भी कराएगा, 10 इससे ऐड हो जाते हैं। न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन तो वो भी हो जाते हैं, सिंपल। तो 60 क्वेश्चंस तो मैंने आपको इनसे बता दिए, 10 क्वेश्चन इसमें 70 क्वेश्चंस, ठीक है? प्लस आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन और, तो ये तो आपको पेपर 100% पता होगा कहाँ से आ रहा है। 70 क्वेश्चन आपको पता होंगे कि कहीं से आ रहे हैं, सर ये हो जाएंगे हमारे, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? तो आपको तो 52 क्वेश्चन ही राइट करके आने थे सीडीएस क्लियर करने के लिए। 70 क्वेश्चंस आपने राइट कर दिए तो ऑटोमेटिकली आप जो है काफी अच्छा स्कोर आएगा आपका, ठीक है? 60 क्वेश्चन पे 50 नंबर्स आ जाते हैं आपके, 70 पे तो 50 प्लस चल जाएगा स्कोर जीके के अंदर। मेरा स्कोर 60 था, ठीक है? वो भी जब जब पॉलिटी ऐसी थी बकवास सी। तो ये है सारा पॉलिटी का खेल, मतलब, ठीक है? चलो एक बार मीटिंग एंड होने वाली है ऑटोमेटिकली, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट कर, सिंपल। तो पता लगा, तो हमारा क्या है, इंग्लिश का स्कोर मुश्किल नहीं है 60 टू 70 लाना, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ 70 प्लस भी लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, निकल जाता है। मेरे 78 थे इससे पहले वाले अटेम्प्ट में। इस बार मैं ग्रामर नहीं करके गया था क्योंकि मैं पढ़ाने में ज्यादा बिजी था पढ़ने से। पढ़ाई भी मैंने सीडीएस के लिए सिर्फ 5 दिन की होगी, लास्ट के जो बचते हैं। जीके कोई मुश्किल काम नहीं है, 52 नंबर लाना, सॉरी 52 क्वेश्चंस राइट करके आना। बता दिया क्यों क्यों मुश्किल नहीं है। अगर इतना भी कर लेते हो ना तुम, ओटीए आराम से क्लियर होता है, ठीक है? 65 प्लस 40 इक्वल्स 105, सिंपल। इस स्कोर को तो हम और बढ़ा सकते हैं इंग्लिश के को, तो कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। रीडिंग एबिलिटीज का टेस्ट है पूरा, रीडिंग करते रहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं अटकोगे कहीं पे भी। रीडिंग छोड़ दी ना किसी ने भी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पास नहीं होगे, ठीक है? क्योंकि किसी को भी ये नहीं अटकाएगा, जीके पेपर किसी को नहीं अटकाएगा। ये मैं बनवा दूंगा, इसकी मैं गारंटी भी ले सकता हूँ कि पेपर तुम्हें पहले बता दूंगा पेपर में क्या आने वाला है। इस बार बताया ही था सबको पेपर में क्या आने वाला है। करंट अफेयर्स सीधे दे दिए थे, साइंस सेक्शन पूरा सीधा दे दिया था, ज्योग्राफी सेक्शन पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, पूरा अंडरस्टैंड करवाया था एक एक चीज। हिस्ट्री हमने की नहीं थी। पॉलिटी मैंने पूरी क्लासेस फ्री दे रखी है, ठीक है? पढ़ लो जा करके, जिसको भला करवाना है अपना, सेल्फ स्टडी वालों को भी दे रखी है, ठीक है? क्योंकि जितने क्लियर हो सके उतने क्लियर हो जाओ मेरी तरफ से, तो सिंपल। तो बचता क्या है, जीके सेक्शन इतना इजी है, इतना इजी है स्कोर करना। बस वो है कि डर बना हुआ है दिमाग के अंदर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लोग फोकस भूल जाते हैं अपना।
मैंने कह दिया, एक पॉइंट दे दिया कि ये किताबें हैं, ये ऐसे है, इसी को पढ़ना है। लोग अपना फोकस हटना शुरू कर देते हैं। बिपिन चंद्रा पे टाइम बर्बाद कर देंगे, जेसी लियोन ले आएंगे, दो चार किताबें और ले आएंगे। लास्ट में इतने सारा बर्डन कर लेते हैं ना खुद के ऊपर कि लास्ट में कुछ भी याद ही नहीं रहता। जो पढ़ा था ना वो भी नहीं करके आते और गलत करके आते हैं। ये होता है। इसके कारण जो है फेल हो रहे हैं मैक्सिमम लोग तो। ठीक है। इस बार जीके पेपर सच में बहुत इजी था। इस बार कट ऑफ बोल रहे हैं लोग 102 जा रही है, जा भी सकती है, पता नहीं। सीडीएसई कट ऑफ किसी को कुछ नहीं पता। पर जीके सेक्शन बहुत इजी था। मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिटी मेरी पॉलिटी मैं भी नहीं करके आया था, क्वेश्चंस काफी बहुत छोड़ के आया था, आधे से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ के आया था। अटेम्प्टेबल थी नहीं, रॉन्ग करके क्या करता। तो उस केस में भी मेरे 60 मार्क्स आ रहे ना अगर, तो इट मींस पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था। और पेपर इजी होता है। जीके का सेक्शन सिर्फ हवा मिथ है कि ये जीके सेक्शन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं उनके लिए मैथ्स बहुत इजी, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका ईएफए क्लियर है इस बार। ठीक है। जीके इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स इतनी स्ट्रांग है कि झटके में निकाल लेता है पेपर। ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ में क्या था, 2-3 अटेम्प्ट फेल हुआ था पहले, एक बार जीके क्लियर हुआ। ठीक है। और 80 नंबर आ रहे थे मैथ्स में, ऑटोमेटिकली ऑल इंडिया रैंक बनना ही था वो यार। 80 नंबर आधा, 160 ऑल इंडिया रैंक 1 जो थी उसकी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के कारण निकली थी। पहले अटेम्प्ट फेल थे उसके, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं कर पाया था सीडीएस को, इसीलिए क्योंकि जीके क्लियर नहीं हुई थी। तो और मैक्सिमम लोग है ना, 95% लोग सिर्फ यहीं से परेशान है कि जीके क्लियर नहीं हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ जीके क्लियर करना इतना मुश्किल बात है ही नहीं, तुम्हें बता दिया यही करना है। और यही करवाऊंगा तुम, मतलब जो बैच होगा ना सीडीएस वाला, उसमें हम यही करेंगे। बस वो प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा दे देते हैं, और क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली बता देते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी वाले भी क्लियर करते हैं। ठीक है, मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया था। तो जैसे कुछ लोग हैं उनको जरूरत ही नहीं, वो नेचुरली अच्छे हैं, तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ, कोचिंग में आने की जरूरत ही नहीं। तुम लोगों को, तुमने इतना पहले से पढ़ रखा है तो तुम तो बिल्कुल क्लोज बैठे हो। ठीक है। तुम वही चीजें करोगे, वही चीजें तुम पहले से कर रहे हो जो मैं तुम्हें करवाऊंगा। तो उस केस में कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। सेल्फ स्टडी वाले सिंपल बुक लिस्ट दी हुई है इंस्टाग्राम पे पूरी की पूरी, कैसे पढ़ना है वो भी दिया हुआ है पूरा का पूरा, एनालिसिस दिए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर पूरे के पूरे। अगर कोई सेल्फ स्टडी से भी जाना चाहे वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इतना सही है ये। अब मुझे बताओ कौन सीडीएस पास नहीं कर सकता। निहारिका ने 0 से स्टार्ट किया था। ठीक है। 0 से, और 2 महीने में, ज्यादा नहीं लिया उसने टाइम, 2 महीने में सीडीएस क्लियर था उसका, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो निहारिका कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी। ठीक है। इंटेलिजेंट थी, बट उसे उसका जो नॉलेज प्रोफाइल था, बैकग्राउंड था, वो 0 था। उसको पता नहीं पेपर, मतलब सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही है वो एफ कैट नहीं निकाल पाई थी वो, क्योंकि उसने गलतियां कर दी थी कुछ, मैंने मना किया था। उसके बाद में भी उन लोगों ने जीके पे ज्यादा ओवर एम्फेसिस कर दिया था और मैथ्स को छोड़ दिया था, तो वो जीके नहीं निकाल पाई। बट इस बार सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है निहारिका का। निहारिका इंटेलिजेंट तो है ही, प्लस 2 महीने में निकालने के लिए उसको सिर्फ ये लगा कि इंग्लिश प्रैक्टिस की उसने। ठीक है। जीके प्रैक्टिस की, जीके मैंने करवा दी थी, बहुत सिंपली निकला उसका पेपर। इस स्ट्रेटेजी को कोई फॉलो कर रही है ना लड़की, मैं गारंटी दे रहा हूँ सीडीएस नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। मेरा नहीं रुकता कभी। इतना मुश्किल नहीं है सीडीएस पेपर जितना बना रखा है हम लोगों ने, सिंपल। तो ये है। चलो अब हम डाउट लेते हैं, 1 मिनट में वीडियो पॉज कर देता हूँ, उसको यूट्यूब पर डाल देंगे।